गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को अर्थशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण है के अंतर्गत आज हम लोग एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हैं और आज का जो हमारा प्रकरण है वह है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो आइए आज हम लोग तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है इसको हम शार्ट में MRTS भी हम इसको बोलते हैं। शार्ट में क्या बोलेंगे? MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसको जो है हम साधन प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। साधन प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। साधन प्रतिस्थापन भी इसको बोलते हैं। साधन प्रतिस्थापन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं, जिस प्रतिस्थापन की हम बात कर रहे हैं, साधनों में प्रतिस्थापन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग उत्पादन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। उत्पादन में जो है साधनों की बात की जाती है, तो साधनों का किस तरह से प्रतिस्थापन होता है ना। तो ये इसको जो है हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या साधन प्रतिस्थापन कहते हैं। जो वस्तुओं का प्रतिस्थापन होता था उसको जो है हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर जब पढ़ रहे थे, उपभोक्ता व्यवहार में, जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे, तटस्थता वक्र, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर प्रतिस्थापन की सीमांत दर जिसको आप MRS बोलते थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीमांत प्रतिस्थापन दर या प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां पर आपने क्या पढ़ा था? यहां पर आपने पढ़ा था कि एक वस्तु, जब उपभोक्ता जो है एक वस्तु की, मान लीजिए X वस्तु है, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु की, मान लीजिए X वस्तु है, इस वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे वस्तु, मान लीजिए Y वस्तु, वायु वस्तु की जितनी मात्रा का क्या करता है, परित्याग करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? MRS बोलते हैं, है ना। एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ता था? उसको जो है दूसरी वस्तु की मात्रा का, कुछ मात्रा का परित्याग करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? ताकि संतुष्टि का स्तर बना रहे, ताकि संतुष्टि में कोई परिवर्तन न हो। संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन न हो, उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर उसका बना रहे, उसमें कोई परिवर्तन न हो। उसके लिए क्या करता है कि जैसे जैसे वह किसी एक वस्तु की जो है मात्रा का जो है अधिक, उसकी जो है मांग करता है, चाहत रखता है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसको दूसरे वस्तु की क्या करना पड़ता था? उसको जो है उसका परित्याग करना पड़ता था, त्याग करना पड़ता था। इसी को क्या कहते थे? इसी को बोलते थे प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यहां पर वस्तुओं की बात की जा रही है। यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसमें तकनीकी शब्द जुड़ गया। तकनीकी, टेक्नोलॉजी यानी उत्पादन से संबंधित है ना। जो प्रतिस्थापन की बात की जा रही है ये उत्पादन संबंधित है। तो उत्पादन में जिस प्रतिस्थापन की बात की जा रही है, किसके प्रतिस्थापन की बात की जा रही है?
यहाँ पर जो प्रतिस्थापन होगा वो किसमें होगा? यहाँ पर वस्तुओं में नहीं होगा, बल्कि किसमें होगा? जो उत्पादन के साधन होते हैं उसमें प्रतिस्थापन होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? साधन प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। और यहाँ पर MRS होता है, यहाँ पर क्या होता है? MRTS, यहाँ पर T जुड़ जाता है ना? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, है ना, हम उत्पादन के साधनों की बात करें तो इनमें जो है स्थानापन्न, एक दूसरे के स्थान पर प्रायः जो है उत्पादन के साधन एक दूसरे के स्थान पर क्या होते हैं? एक दूसरे के स्थानापन्न होते हैं। ये उत्पादन के साधन क्या होते हैं? प्रायः एक दूसरे के स्थानापन्न होते हैं। एक दूसरे के स्थानापन्न का मतलब क्या हुआ? कि एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग किया जा सकता है। यदि एक साधन के स्थान पर किसी दूसरे साधन का प्रयोग किया जा सकता है तो इसी क्या कहते हैं? हम इसी को बोलेंगे कि वो साधन क्या है? एक दूसरे के स्थानापन्न है ना? तो जब साधन स्थानापन्न होंगे, जब एक के स्थान पर दूसरे के स्थान पर पहले का जो है यदि आप प्रयोग कर सकते हैं, इसका मतलब है कि साधन क्या है? स्थानापन्न है। तभी आप क्या करेंगे? तभी आप साधनों का प्रतिस्थापन कर पाएंगे। साधनों का प्रतिस्थापन तभी हो पाएगा, ठीक ना, जब उनमें जो है क्या होगा? जब ये साधन कैसे हों? वो पूरक ना हो, बल्कि क्या हो? स्थानापन्न हो। स्थानापन्न जो साधन होते हैं उन्हीं का जो है प्रतिस्थापन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन की जो है किसी उत्पादन पर, यानी उत्पादन स्थिर हो, उत्पादन परिवर्तन न हो, है ना, एक साधन विशेष द्वारा अन्य किसी साधन को प्रतिस्थापित करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं? हम उसी को बोलते हैं MRTS बोलते हैं, या साधन प्रतिस्थापन बोलते हैं, या तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दो साधन हैं, X साधन और Y साधन, X साधन और Y साधन। तो X साधन और Y साधन उत्पादन के दो साधन हैं। ऐसी स्थिति में X की Y के लिए, X की Y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिसमें यक्ष साधन की अतिरिक्त X साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग X साधन की अतिरिक्त इकाई Y की कितनी इकाइयों के स्थान पर अतिरिक्त इकाई Y साधन की कितनी इकाई या कितनी
इकाइयों y साधन की कितनी इकाइयों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती है? y साधन की कितनी इकाइयों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती है? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप देखिए कि x साधन और y साधन है, दो साधन है। अच्छा, यहां पर एक शर्त यह भी है कि इसलिए जो है x की अतिरिक्त इकाई y साधन की कितनी इकाइयों के स्थान पर प्रयुक्त हो सके, ताकि उत्पादन में परिवर्तन न हो। यहां पर कंडीशन क्या है कि उत्पादन में परिवर्तन न हो, नो चेंज। उत्पादन में परिवर्तन न हो, उसके लिए जो है यदि x की उत्पादक जो है x की अधिक जो है इकाई का प्रयोग करना चाहता है, अर्थात x साधन का अधिक जो है वह प्रयोग करना चाहता है उत्पादन में, तो चूंकि उत्पादन परिवर्तित न हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दूसरे साधन का क्या करना पड़ेगा, कम जो है प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि x साधन के स्थान पर y साधन की कितनी मात्रा कम करनी पड़ेगी, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं x की y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। आइए इसको और भी सरल ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। समझने का मतलब यह है कि जैसे दो साधन मान लीजिए श्रम है और पूंजी है, श्रम और पूंजी दो साधन है। यदि जो है एक श्रम दो मशीन के बराबर, मशीन यानी पूंजी, यदि एक श्रमिक, श्रम मतलब श्रमिक, यदि एक श्रमिक जो है दो मशीन के बराबर काम कर लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक श्रमिक आप बढ़ाकर दो मशीनों को आप हटा सकते हैं। एक श्रमिक आप बढ़ाएंगे तो दो मशीन को आप हटा सकते हैं, क्योंकि एक श्रमिक के द्वारा जितना उसकी क्षमता है उत्पादन की, उतना ही जो है दो मशीनों की जो है, यानी श्रम की एक इकाई की जो क्षमता है वह पूंजी के दो इकाई के क्षमता के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जो है श्रम की एक अतिरिक्त इकाई जो है बढ़ाना चाहता है उत्पादक, तो ऐसी स्थिति में उसको पूंजी की दो मात्रा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का मतलब, साधन प्रतिस्थापन का मतलब यही हुआ कि इसकी जो एक इकाई है दूसरे वाले साधन की कितनी इकाई के क्या है, बराबर है, तभी ये इसके स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तभी जो है दो मशीन के स्थान पर एक श्रमिक का हम प्रतिस्थापन कर पाएंगे, जब इसकी क्षमता इसके क्षमता के क्या हो, बराबर हो, ताकि उत्पादन में कोई परिवर्तन ना हो। बात क्लियर हुई? वही चीज यहां पर सीधी सीधी बात समझना है कि यदि श्रम की पूंजी के प्रति जो है, श्रम की पूंजी के लिए जब प्रतिस्थापन की सीमांत दर पूछ रहा है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर पूछ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि श्रम की जो एक इकाई है वह क्या होगी, वह जो है पूंजी की जो भी है, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में दो इकाई लिया है, दो इकाई के बराबर उत्पादन की क्षमता रखता है, इसलिए श्रम की एक इकाई जो है पूंजी के दो इकाई को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, यानी इसको हटा देगा और स्वयं आगे बैठ गया। प्रतिस्थापित मतलब यही होता है ना, जैसे प्रतिस्थापना होता है, स्थापना होता है, मंदिर में जो है मूर्तियों की स्थापना होती है, ऐसे ही प्रतिस्थापित करने मतलब यही है। जैसे दो हैं, है ना, एक है भैया आपका लेबर और एक है आपका कैपिटल। अब हम जो है ये इसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसका मतलब है कि जब ये इसके बराबर काम कर सकता है, जब ये इसके बराबर काम कर सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हटाकर जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमको जो है सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे हमको जो है
जैसे हम भोजन करते हैं, अब भोजन करते हैं, अब उसमें जो है मान लीजिए हम 5 रोटी खाते हैं। कितनी रोटी खाते हैं? 5 रोटी खाते हैं। एक बार में हम कितना खाते हैं? सपोज मान लीजिए कि 5 रोटी खाते हैं, ठीक है। तो 5 रोटियां हम खाते हैं, और मान लीजिए कि यदि आप बाटी चोखा का प्रोग्राम हो तो आप जो है 3 बाटी खा सकते हैं। आप कितना खा सकते हैं? 3 बाटी खा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप जो है 5 रोटी के स्थान पर 3 बाटी खाते हैं तो क्या होगा? कोई परिवर्तन होगा, मतलब आपका पेट भर जाएगा। आपकी क्षमता पेट भरने की, जो यहां पे पेट भरने वाली बात आएगी, जो पेट भरने की जो क्षमता है ना, 3 बाटी में भी भर जाएगा आपका पेट, यानी आपको संतुष्टि मिल जाएगी। और जब 5 रोटी खाते हैं उससे भी आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो इन दोनों में से, है ना, रोटी के स्थान पर बाटी का प्रयोग किया जा सकता है, बाटी के स्थान पर रोटी का प्रयोग, रोटी के स्थान पर बाटी का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि ये इसके क्या है? स्थानापन्न है। हम इसको ये जो है बाटी जो है रोटी को प्रतिस्थापित कर सकता है, और रोटी बाटी को प्रतिस्थापित कर सकता है। और ऐसा करने से हमको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे संतुष्टि में कोई अंतर नहीं होगा, है ना। हमारा जो पेट भरने वाली जो बात है ना, यहां पर भी पेट भर जाएगा, यहां पर पेट भर जाएगा। लेकिन ये जो मैं एग्जाम्पल आपको दिया, ये किससे संबंधित है? ये यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर से संबंधित है ना। यहाँ पर दोनों क्या है? वस्तु हैं, हम वस्तुओं के प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ साधन क्षमता की बात की जा रही है, साधन की बात की जा रही है ना। साधन की बात क्या की जा रही है? वही चीज जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि यदि एक श्रमिक जो है 2 मशीन के बराबर, मशीन मतलब पूंजी, श्रमिक मतलब श्रम, यदि एक मशीन जो है दो मशीन के बराबर काम कर सकता है, उत्पादन क्षमता, जो उत्पादन कार्य आपका हो रहा है ना, उसमें कुछ मशीन लगे हैं, कुछ श्रमिक लगे हैं, है ना। अब यदि उत्पादक चाहता है कि हम एक श्रमिक और बढ़ा दें, तो उसके स्थान पर जो है क्या करेगा? यदि वो मशीन की मात्रा को कम नहीं करेगा, पूंजी कम नहीं करेगा, तो क्या होगा? उत्पादन में परिवर्तन हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो उत्पादन न बढ़े, उत्पादन में परिवर्तन न हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर वो क्या करता है कि इसकी एक अतिरिक्त मात्रा के लिए इसमें क्या करता है? कटौती करता है, कुछ को क्या करता है? कम कर देता है, हटा देता है। तो उसको हटाकर जो है यहाँ, इसको हटाकर इसको यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देता है। तो कब करेगा कि उत्पादन परिवर्तन हो? इसका मतलब है कि यदि एक श्रम के बराबर जो है, एक श्रमिक जो है ये 2 मशीन के बराबर कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि एक श्रमिक एक्स्ट्रा वो चाहता है रखेगा, तो 2 मशीन को क्या करेगा? हटा देगा। यही होता है कि एक श्रम ने, एक लेबर ने पूंजी के 2 इसको जो है क्या कहते हैं, 2 पूंजी को जो है, 2 पूंजी की 2 इकाई को प्रतिस्थापित कर दिया। इसी को क्या कहते हैं हम? तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। बात क्लियर हो गई? क्या होता है, मैं क्या कहना चाहता हूं, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है? क्लियर हो गया? अब दोनों में अंतर भी समझ में आ गया। यहाँ पर संतुष्टि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उत्पादन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो यहाँ पर एक साधन के लिए जो है, एक साधन के लिए दूसरे साधन को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है ना। जिससे वो क्या होता है, ये इसके जगह प्रतिस्थापित हो जाता है। वही चीज यहाँ पर है कि एक वस्तु जो है आपको अतिरिक्त चाहिए, तो एक वस्तु को क्या करना पड़ता है? परित्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ताकि संतुष्टि का स्तर बना रहे। तो ये जो है वस्तु के संदर्भ में आपका प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, और ये जो है आपका साधनों के संबंध में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, या साधन प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? आइए अब इसी को जो है हम लोग सारणी द्वारा या एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको जो है सारणी से और रेखा चित्र से समझने से पहले मैं आपको इसको कैसे जो है फार्मूला के द्वारा, सूत्र के द्वारा कैसे इसको हम निकालते हैं, पहले आइए इसको समझ लेते हैं, फिर इसको जो हम सारणी के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, यहां पर आप देखिए, ये होता है जैसे हमको निकालना है x की y के लिए, x की y के लिए
x की y के लिए सीमांत के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं MRTS, और इधर लिखेंगे आप XY, MRTS XY, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये होता है माइनस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, अर्थात आपको x के लिए जो है y में जो है आपका x के लिए x की y के लिए आपको तकनीकी प्रतिस्थापन की दर ज्ञात करनी है ना। यानी x क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, किसको करेगा, x की y के लिए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ है ना कि x की जो है हमको क्या निकालना है, प्रतिस्थापन सीमांत दर निकालना है। किसके लिए निकालना है, मतलब किसके स्थान पर आप प्रतिस्थापित करेंगे, तो y के स्थान पे करेंगे, तो y के लिए, इसीलिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। यही उल्टा कर देंगे आप, y के लिए y की x के लिए कर दिया जाए, y की x के लिए, तब क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसी चीज को आप थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ लिखा है x की y के लिए, अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x y के लिए y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ऐसे इस तरीके से भी आप लिख सकते थे। इन दोनों का मतलब एक ही है, देख लीजिए, शब्द बदल गए, यहाँ y लगा तो आपको लगा कि तो उल्टा हो गया, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई कर दें, है ना, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मतलब यही है ना, केवल हमने शब्दों को इधर से उधर कर दिया है, वही चीज। यहाँ भी x की तकनीकी प्रतिस्थापन दर निकालना है, यहाँ पर भी x की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर निकालना है, यहाँ पर भी y के लिए है, यहाँ पर भी y के लिए है, केवल हमने शब्दों को इधर से उधर कर दिया है ना। और देखने में क्या लग रहा है, इसे पूरा आपका सेंटेंस ही बदल गया, लेकिन उसका मतलब जो है एक ही है ना, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है कि हमें x की y के लिए ही क्या निकालना है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर निकालना है, और इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वाई का मतलब होता है y में परिवर्तन, और डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है आपका x में परिवर्तन। ठीक ना, x साधन, यहाँ पे x y क्या है, ये साधन की हम बात कर रहे हैं, है ना, x y क्या है, ये हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, x और y, ये क्या है, ये साधन है, हम वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी यदि आप इसी को x y को आप वस्तु कर लेंगे तो फार्मूला फिर वही बन जाएगा। इसके लिए MRS के लिए भी डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो हमको ये पता होना चाहिए, जो हमें लिख रहे हैं MRTS, अर्थात किससे संबंधित है, ये साधनों के लिए, x y क्या है, साधन है ना, तो y साधन में परिवर्तन बटे x साधन में परिवर्तन की यहाँ पे बात की जा रही है। अब परिवर्तन जो है, अब मान लीजिए जैसे इसमें होता क्या है कि इसकी जो व्याख्या की जाती है वो समोत्पाद वक्र के द्वारा की जाती है। चूंकि उत्पादन में परिवर्तन न हो उसके लिए क्या होता है, एक की मात्रा आप बढ़ाएंगे, दूसरी मात्रा क्या करेंगे, आपको
घटाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज जो है, सपोज यदि हम बात करें कि चलिए एग्जाम्पल द्वारा, तभी हम सारणी द्वारा आपको समझा ही देंगे। अभी सारणी का प्रयोग करेंगे, वहां पर हम आपको समझा ही देंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो है यहाँ पर जो फार्मूले में आप देखिए माइनस शब्द का प्रयोग, माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो माइनस सिंबल इसलिए लगा है यहाँ पे क्योंकि ये हमारा टीएस माइनस में होता है। कारण ये है क्योंकि दोनों साधनों में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, वो विपरीत होता है। यानी एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घटता है। एक बढ़ता है दूसरा घटता है। दोनों एक ही दिशा में परिवर्तन नहीं होता, या दोनों का एक ही दिशा में परिवर्तन होता, चाहे घटने का होता चाहे बढ़ने का, तो उसका जो वैल्यू आता है सदैव पॉजिटिव आता, प्लस में आता है। लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में जो परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है, दोनों में विपरीत परिवर्तन होता है। विपरीत परिवर्तन होने के कारण ही इसका वैल्यू जब भी आएगा तो निगेटिव आएगा, क्योंकि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और प्लस माइनस का भाग क्या होता है, माइनस में आएगा। एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, माइनस प्लस का भाग क्या होगा, माइनस होगा। इसलिए इसका वैल्यू जो है सदैव, हमारे टीएस का वैल्यू क्या होगा, सदैव माइनस में ही आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से इसका भी होता है, एमआरएस भी होता है। एमआरएस भी, ये भी जो है क्या होता है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, माइनस में ही होती है। ठीक है, अब हम जो है इसको रेखाचित्र, सारणी के द्वारा और रेखाचित्र के द्वारा जो है समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको जो है हम इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम इसको रेखाचित्र के द्वारा, सारणी के द्वारा और रेखाचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। और घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का एक सिद्धांत है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है।